So, hello students, hope you all are fine and good. As I have already promised you that I will complete political science and international relation course within 80 days. So, without wasting any time, let's start. So, we are discussing Western political thought. In Western political thought, we will discuss today John Stuart Mill. और इनको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएस मिल भी बोलते हैं. एंड जॉन स्टॉट मिल हैव अ रेलेवेंस इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी. तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी थे और पार्लियामेंटेरियन भी थे. तो मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ कि ये जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है और ये जितना भी मैं PSIR का कोर्स लॉन्च किया ये पूरे PYQs एनालिसिस करके निकाला है. और ये इग्नो का मटेरियल और गवर्नमेंट जो साइट्स है वहाँ पे मैंने ये मटेरियल पूरा वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है और एकदम रेलेवेंट मटेरियल है. आप इस पर आराम से रिलाई कर सकते हो, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. पहली बात. दूसरी बात ये है कि UPSC की जो गाइडलाइंस है मैंने उनके अनुसार ये सारा मटेरियल निकाला हुआ है और आप इससे हर एक PYQs आराम से सॉल्व कर सकते हो. इससे आगे पीछे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 100% इस पर रिलाई कर सकते हो. तो जैसे अब GS मिल है, GS मिल के जो 2-3 PYQs है मैं आपको एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए. जैसे GS मिल इज़ अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है. और फिर एक क्वेश्चन आया GS मिल आइडियाज़ ऑन वुमेन सफराज. और ये 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं जो PYQs है और यही थीम रिपीट होती है. UPSC के PYQs को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आप आने वाले क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर सकते हो. खास करके स्टेट PCS में भी इनका रेलेवेंस रहता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. तो ये मैंने आपको बता दिया. अब इंट्रोडक्शन हम थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन में काफ़ी हो गया. तो जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि जो जैसे हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या क्या रेलेवेंस है. और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो मेन स्कॉलर्स थे, क्लासिकल, मिड मॉडर्न, और अब हम इस टाइम पे पढ़ रही है मॉडर्न जितने भी है फिलोसफर्स. तो उसके बाद हम पोस्ट मॉडर्न पढ़ेंगे. तो ये GS मिल मॉडर्न फिलोसफर में आते हैं. और GS मिल का बोलते हैं इफ़ एनी वन इज़ लिबरल हु दैट इज़ GS मिल. अगर कोई लिबरल है तो वो कौन है? मिल लिबरल है, ऐसा बोला जाता है. तो इफ़ देयर इज़ एनी वन हु इज़ लिबरल इट्स मिल. तो जैसे अब हमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. जैसे जॉन लॉक है, उनको हम फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं. जो जॉन लॉक थे, ठीक है, जॉन लॉक, मैंने आपको ऑलरेडी ये वीडियो पिछली वीडियो में बता दी है. अगर किसी को देखना है तो वो दोबारा जा सकती है. इनको हम फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं. बट अब जो थे GS मिल थे, इन्होंने क्या किया है, फादर ऑफ लिबरलिज्म उनको बोलते हैं क्योंकि उन्होंने लिबरलिज्म थ्योरी दी है. बट उनकी जो लिबरलिज्म थ्योरी थी वो अच्छे से डिफाइंड नहीं थी. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिबरलिज्म के अंदर से लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी निकाली कि विद इन लिबरलिज्म कि लिबरल क्या है. इन्होंने लिबरलिज्म के अंदर से लिबरल फिलॉसफी निकाली. तो इनको बोलते हैं एनी वन इज़ लिबरल दैट इज़ मिल. तो ये आपको थोड़ा समझ आ गया. तो फिर उसके बाद ये बताते हैं इट वॉज अ मिल हु वॉज फर्स्ट द पर्सन टू गिव द थ्योरी ऑफ लिबर्टी फाउंड इन लिबरलिज्म. और इन्होंने ये पहले बंदे थे जिन्होंने थ्योरी की थी लिबर्टी की, और जो किस में मिलती थी, वो लिबरलिज्म में मिलती थी. ठीक है. और लिबरलिज्म क्या है, सबसे पहले ये देखो. लिबरलिज्म क्या है? ये एक आइडियोलॉजी है जिसमें बोलते हैं, अब मिल ने क्या बोला था कि लिबरलिज्म लिबर्टी तक सीमित नहीं है. राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ कस्टम, हमें मतलब सब कुछ, हर एक चीज़ आ जाती है उसमें. तो वो उन्होंने ऐड ऑन की थी. तो वही है. अब लिबरलिज्म एक फिलोसफर भी थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी थे और पार्लियामेंटेरियन भी थे. तो अब ये जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं, जो जैसे इकोनॉमिक्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑन द सोसाइटी एंड कल्चर, जो इनकी स्टडी करती है इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन की, सोसाइटी कल्चर की, वो उनको बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट. तो पार्लियामेंटेरियन को क्यों, इनको पार्लियामेंटेरियन भी बोला जाता है. पार्लियामेंटेरियन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये MP भी रह चुकी है वेस्टमिनिस्टर में 1865 का टाइम पे. ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी है लंदन में, UK में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं UK में. तो उस टाइम पे वेस्टमिनिस्टर की वो फॉर्म होती थी. तो वो ऑलरेडी में आगे हम आपको पूरा बता देंगे. तो ये तभी इनको पार्लियामेंटेरियन भी बोला जाता है. जैसे शेप करते हैं लिबरल एंड पॉलिटिकल थॉट इन 19th सेंचुरी. ऑफन कंसिडर द लास्ट, इनको क्लासिकल लिबरल बोलते हैं. ठीक है. तो
बस ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है मिल के बारे में। जिन्होंने क्या किया, इन्होंने रिकनसाइल इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम के अंदर क्या होता है, जो लिबर्टी के अंदर लिबरलिज्म की क्या आइडियोलॉजी है, उसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो अभी हमारे 19 इंडियन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में आ जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फिर इसमें बोला रिप्रेजेंटेटिव एंड यूटिलिटेरियन एथिक्स। अभी हम पढ़ेंगे यूटिलिटेरियन हैप्पीनेस क्या होता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो और ये जो इनके पापा थे, उनके दोस्त थे बेंथम, उनसे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी थी, तो फिर उनको उन्होंने रिफ़ाइन किया था, वो आगे आगे हम समझ लेंगे। और इनका पॉलिटिकल साइंस में क्या, और ये इनकी किताब भी है, जैसे आ जाता है ऑन लिबर्टी, इन्होंने एक किताब दी थी। फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और उन्होंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बेस्ट है। अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या हो जाती है, लिबर्टी तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या आ जाती है, रिप्रेजेंटेटिव आ जाती है एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोल सकती है इसमें, ठीक है ना। यूटिलिटेरियन क्या है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसमें बोला हुआ है कि जैसे 100 है, 100 लोग हैं टोटल, ठीक है, और इसमें से अगर 80 भी 80 भी अगर खुश हो रहे हैं कोई काम को लेके, मतलब कोई एक वर्क हुआ है और उसमें 80 लोग खुश हैं और 20 लोग नाराज़ है, ठीक है, बट स्टिल हम बोलेंगे कि ये यूटिलिटेरियन है, क्योंकि इसमें 80 लोग सेटिस्फाई है। तो ये यूटिलिटेरियन है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस के 80 लोग 80 लोग थे जो खुश हो गए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो वैसे ही आपको समझ आ गया। फिर ही एक्सपेंडेड एंड हार्मोनाइज बेंथम यूटिलिटेरियन। तो बेंथम थे जो वो जेएस मिल के पापा के दोस्त थे, तो उनसे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला है। तो ही डिफेंडेड इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो उन्होंने इंडिविजुअल की लिबर्टी थी उसको डिफेंड किया था अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी टायरनी आ जाता है कि आर्बिट्रीनेस हो जाती है, डिक्टेटर टाइप हो जाती है, कि जो वो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल इकट्ठे हो जाते हैं और एक माइनॉरिटी के ग्रुप को सप्रेस्ट करती है, तो वो टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी बन गई थी। तो उन्होंने उसको डिफेंड किया था। ही लेड द फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी। और ये इन्होंने फाउंडेशन लाई थी, फिलोसफी फाउंडेशन की, मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड राइट्स, कि क्या राइट्स होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट और लिबरल डेमोक्रेसी, ये तीनों पे इन्होंने काम किया था। फिर आता है इंटेलेक्चुअल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट। अब हम बढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल और वो हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट की मिल के बारे में। तो मिल थे जो लिव्ड इन इंग्लैंड के रहने वाले थे, विक्टोरियन इंग्लैंड, अ पीरियड ऑफ। तो उस टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स पे फोकस करना है, अभी बेसिक्स पे ध्यान देंगे, आगे आगे हम लेवल में बढ़ाते जाएंगे। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो रही थी। तो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ कैसे होती है, जैसे रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल ये हो जाता है प्रोसेस गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उस टाइम पे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, पीरियड था जिस टाइम का ये सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे। अब सोशल रिफॉर्म्स क्या आ जाते हैं, ठीक है, तो सोशल रिफॉर्म एक काइंड ऑफ आ जाते हैं एड्रेसिंग इनजस्टिस, इनइक्वालिटीज़ और आउटडेटेड सिस्टम में जो रिफॉर्म ला रहे थे, सोशल रिफॉर्म्स। फिर आता है डेमोक्रेटिक एक्सपेंशन। तो डेमोक्रेटिक एक्सपेंशन हो रहा था उस टाइम पे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है जितनी भी, उसको बढ़ावा दिया जा रहा था। और इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मन बेंथम। तो ये जो थे ना जर्मन बेंथम थे, ये इनके पापा के दोस्त थे और इनके टीचर भी थे। एंड हिज फादर, जो इनके पापा थे वो थे जेम्स मिल। तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी है जर्मनी बेंथम से, खास करके यूटिलिटेरियन अप्रोच। अब हम आगे पढ़ेंगे उनकी यूटिलिटेरियन अप्रोच और इनकी यूटिलिटेरियन अप्रोच में क्या क्या डिफरेंस है। ही ऑल्सो शेप्ड अ रोमांटिसिज्म एंड जर्मन फिलोसफी। ठीक है, रोमांटिसिज्म क्या था, रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट चल रही थी वहाँ पे उस टाइम पे। रोमांटिसिज्म को हम समझेंगे। रोमांटिसिज्म क्या था, एक मूवमेंट थी, रोमांटिसिज्म मूवमेंट थी जिसमें क्या हो रहा था, आर्ट एंड लिटरेचर दैट ओरिजिनेटेड इन द लेट 18th सेंचुरी। तो उसमें क्या हो रहा था कि आर्ट और लिटरेचर था। तो इसका क्या हो रहा था, ये ओरिजिनेट हुए थे उस टाइम पे, आर्ट लिटरेचर, ये 18th सेंचुरी की बात है। तो ये जर्मन फिलोसफी, ठीक है।
और जो इनके प्रोजेक्ट थे वो यूटिलिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिज्म, सोशल प्रोग्रेस, अथॉरिटी एंड फ्रीडम। हर एक कीवर्ड पे यूटिलिटी क्या है कि अच्छे से किसी चीज़ को कैसे यूज़ करना है, लिबर्टी क्या है आज़ादी, लिबर्टी और लिबरलिज्म, लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी विचारधारा है, उसके अंदर लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या, राइट्स टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एंड एसोसिएशन, वो उसके बीच है। इंडिविजुअलिज्म क्या है, इंडिविजुअल आ जाता है एक इंडिविजुअल, लिज्म आ जाता है आइडियोलॉजी की जो एक इंडिविजुअलिज्म एक व्यक्ति की को स्पेशलाइज्ड करती है, एक विचारधारा जो एक व्यक्ति को महत्व देती है, वो हो जाता है इंडिविजुअलिज्म। और सोशल प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस आ जाती है, जैसे सोशल आ जाता है ओवरऑल और प्रोग्रेस सबकी, अथॉरिटी एंड फ्रीडम, अथॉरिटी तो आ जाती है कंट्रोल ओवर, और फ्रीडम आ जाती है राइट टू, मतलब कि फॉर्म एंड एसोसिएशन, हम मूव कर सकते हैं कहीं पे भी, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रीडम। तो हर एक चीज़ों मैंने आपको हर टर्म्स पे फोकस करो। मिल मॉडिफाइड यूटिलिटेरियनिज्म, तो जो मिल का मॉडिफाइड यूटिलिटेरियनिज्म है, इनिशियली जो ये थे बैंथम के वो शिष्य थे, इन्होंने बोला ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, बट ही रिफाइंड यूटिलिटेरियम इन इम्पॉर्टेंट वे। तो अब समझो, अब जो इनके पापा के दोस्त थे, जो इनके टीचर थे बैंथम, उनसे इन्होंने देखा, उनकी यूटिलिटेरियन अप्रोच थी कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इन्होंने बोला जैसे 100 है, 100 में से अगर 80 लोग भी अगर हैप्पी है तो ये चीज़ काम कर देगी। बट इन्होंने जो मिल थे, इन्होंने बोला कि ठीक है, बट इन्होंने इसको थोड़ा वो आगे कर दिया, इन्होंने बोला क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव प्लेजर। तो इन्होंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला क्वालिटेटिव वर्सेस इन्होंने बोला क्वांटिटेटिव। तो इन्होंने इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्लेजर में। और इन्होंने बोला कि ऑल प्लेजर आर ऑफ इक्वल काइंड ओनली देयर क्वालिटी। तो इन्होंने बोला जैसे बैंथम थे ना, बैंथम ने बोला कि जो जितने भी प्लेजर्स हैं सारे सेम है। तो फिर मिल ने उनको रिफाइन किया, उन्होंने बोला सारे प्लेजर सेम नहीं है। तो जैसे बैंथम है तो क्वालिटेटिव में आ जाते हैं, बट क्वांटिटेटिव में आ जाते हैं, ये क्वालिटी। तो इन्होंने बोला कि मिल रिफाइंड नॉट ऑल प्लेजर्स आर इक्वल। फिर उन्होंने बोला कि सारे प्लेजर्स जो है वो इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल नहीं है, जैसे हम ये समझेंगे आगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और मिल ने रिफाइन किया कि नॉट ऑल प्लेजर्स आर इक्वली, जो जितने भी प्लेजर्स हैं सारे इक्वल क्वांटिटी में नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर। फिर मिल ने डिफाइन कर दिया कि एक हायर प्लेजर होगा और एक लोअर प्लेजर होगा, ठीक है। दो तरह के प्लेजर कर दिए थे मिल ने डिफाइन कि हायर प्लेजर होगा, लोअर प्लेजर होगा। और जो हायर प्लेजर होगा वो इंटेलेक्ट मॉरल टाइप का होगा, और वो क्या करेगा, जैसे लोअर प्लेजर है वो बॉडीली फिजिकल, ठीक है, जो खाना पीना रहने से आ जाएगा। जैसे लोअर प्लेजर है ये आ जाता है बॉडीली, ठीक है, फिजिकल। और ये कहाँ से हमें मिलेगा, ईटिंग से मिलेगा, स्लीपिंग से मिलेगा, ये मतलब ड्रिंकिंग से मिलेगा, ठीक है। ये भी एक तरह का प्लेजर है, ये लोअर प्लेजर हो रहा है। हायर प्लेजर किससे मिलेगा, रीडिंग से मिलेगा, आर्ट से मिलेगा, जैसे आर्ट, रीडिंग, ठीक है। और ये काइंड ऑफ हायर इंटेलेक्चुअल, ये हाई और ये लो इंटेलेक्चुअल, ठीक है। और इन्होंने कैसे कर दिया था, जैसे वैंथम का जो व्यू था, उन्होंने बोला था ऑल प्लेजर आर इक्वली। तो उन्होंने क्या कर दिया था, क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी पे नहीं ध्यान दिया था, उन्होंने क्वांटिटी पे ध्यान दे दिया था। और इन्होंने क्वालिटी पे ध्यान दिया था। इन्होंने बोला कि ये दो हिस्सों में डिवाइड है। और फिर इंडिविजुअल की लिबर्टी, इन्होंने बोला रूल ऑफ यूटिलिटेरियन। तो यूटिलिटेरियन का क्या रूल है, यूटिलिटेरियन का वही है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो फिर जैसे इनका एक वही था, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस रादर देन मेयर कैलकुलेशन ऑफ इमीडिएट यूटिलिटी। इन्होंने बोला कि हमें लंबी टर्म तक हैप्पीनेस चाहिए। तो इंडिविजुअल लिबर्टी एंड यूटिलिटी, तो लिबर्टी इज इटसेल्फ एसेंशियल टू बी हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स एंड फ्रीडम, इट्स इज़ नॉट अपोज टू यूटिलिटेरियन बट एम्बॉडिड विद इट। तो इन्होंने वही बताया कि इंडिविजुअल लिबर्टी है वो यूटिलिटी पे
कैसे अफेक्ट करती है इंडिविजुअल की जो लिबर्टी होती है। मतलब लिबर्टी इज़ इट्सेल्फ एसेंशियल टू हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस। उन्होंने बोला कि लिबर्टी ही एक एसेंशियल एलिमेंट है किसके लिए, हैप्पीनेस के लिए और प्रोग्रेस के लिए। अगर प्रोग्रेस होगा, हैप्पीनेस होगी तो लिबर्टी होगी, अगर लिबर्टी होगी तो प्रोग्रेस भी होगी और हैप्पीनेस भी होगी। तुम इनको वाइस वर्सा भी ले सकते हो। रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम, इट इज़ नॉट अपोज टू यूटिलिटेरियन बट एम्बॉडीड विद इट। तो एम्बॉडीड का मतलब आता है कि किसी पे फिक्स करना, और यूटिलिटी का आ जाता है द टोटल सेटिस्फैक्शन टू और बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम अ कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। तो यूटिलिटी का मतलब आ जाता है कि कोई भी सर्विस ले रहे हैं उससे हम टोटल बेनिफिट निकाल सकें, ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ लिबर्टी, मिल ऑन लिबर्टी। तो मिल ने लिबर्टी पे क्या बोला, ये लिबर्टी की इन्होंने किताब दी हुई है मिल ऑन लिबर्टी। तो उन्होंने भी एक बोला कि टाइप्स ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी की कितनी टाइप्स होती है, लिबर्टी की कितनी टाइप्स होती है। और इनका एक कोट भी था, इट इज़ बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड दैन अ पिग सेटिस्फाइड, बेटर टू बी अ सॉक्रेटिस डिससेटिस्फाइड दैन अ फूल सेटिस्फाइड। तो वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। टाइप्स ऑफ लिबर्टी उन्होंने, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो हमारे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में आता है। लिबर्टी ऑफ एक्शन एंड लाइफ स्टाइल, लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन, लिबर्टी ऑफ फॉर्म एंड एसोसिएशन, लाइफ स्टाइल। ये जितना भी हमारे आर्टिकल 19 है वो इनकी आइडियोलॉजी से डिवाइड हुआ है इन्होंने, क्योंकि मिल बोलते इफ एनी वन इज लिबरल हु दैट इज मिल। तो द हार्म प्रिंसिपल, अब इनके बारे में हम इन्होंने बोला द पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर ऑफ अ civilized community against his will, it's to prevent harm to others। तो इन्होंने अपना हार्म प्रिंसिपल दिया हुआ था, उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो सोसाइटी है उसको मतलब कि गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरी अथॉरिटेरियनिज्म से ख़तरा है रैदर देन उनकी, और लिबर्टी और इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के राइट्स है लिबर्टी और फ्रीडम, तो और ये इनको मिलने चाहिए। तो इन्होंने यही बोला है, स्टेट्स एंड सोसाइटी हैव नो राइट्स। उन्होंने बोला कि जो स्टेट है, सरकार है और ये जो सोसाइटी है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है इंडिविजुअल के बीच में घुसने का, अनलेस दो चॉइस हार्म अदर्स। अगर हाँ वो किसी को क्या कर रहे हो पर चोट पहुंचा रहे हो तो आप उनके बीच में जा सकते हो। अगर वो किसी को परेशान कर रहे हो, किसी को हानि पहुंचा रहे हो, तब आप इंटरफेयर कर सकते हो। पहले इंटरफेयर करने की स्टेट को कोई आज़ादी नहीं है, क्योंकि वो पर्सन के लिबर्टी के अगेंस्ट हो जाएगा। और ये बोला है कि प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी, ठीक है। तो फिर आ जाता है, हम आगे पढ़ेंगे ट्रैनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो ट्रैनी का क्या है, ये ट्रैनी आ जाती है कि अथॉरिटेरियनिज्म, आर्बिट्रेरीनेस की कंट्रोल हो जाता है, डिक्टेटरशिप लाइक ऑफ मेजॉरिटी। तो इन्होंने बोला इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ डेंजर्स कम नॉट ओनली फ्रॉम, जो खतरा है वो कहाँ से आता है, नॉट ओनली फ्रॉम ऑप्रेसिव रूलर्स, ऑप्रेसिव रूलर्स से नहीं आता है, बट ऑल्सो फ्रॉम सोशल कन्फर्मिटी, और ये जो सोसाइटी है उससे भी आ जाता है। मिल वॉर्न अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट, इन्होंने बोला कि जो इन्होंने साथ में वॉर्न किया हुआ है अगेंस्ट कहाँ पे, जो लोगों का ओपिनियन है, लोगों की सलाहें हैं। इन्होंने बताया कि स्टिफलिंग इंडिविजुअलिटी, और जब वो स्टिफलिंग करती है ना इंडिविजुअलिटी को, तो जो विचारधारा है, लोगों की ओपिनियन है, लोगों की राह है, जब वो किसी एक इंडिविजुअल को शेप देती है, उसको फॉर्म करती है, तो वो सबसे ज़्यादा खतरा है। जैसे मिल ने बताया कि अथॉरिटेरियन है, और ये इसको हम आराम से समझेंगे। जैसे इन्होंने बोला था ट्रैनी ऑफ द मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी की जब ट्रैनी हो जाती है ना, उससे भी सोसाइटी को खतरा है। अथॉरिटेरियन वो कैसे बन जाती है, क्योंकि उसमें एक विचारधारा के लोग आपस में चलने शुरू हो जाती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। वो एक क्याओस टाइप सिचुएशन हो जाती है, वो एक तरह से पूरे मॉब को कंट्रोल करने वाली सिचुएशन हो जाती है। फिर उन्होंने बताया वैल्यू ऑफ लिबर्टी। तो वैल्यू ऑफ लिबर्टी क्या, लिबर्टी इज़ एसेंशियल फॉर ट्रुथ। तो लिबर्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है किसके लिए, ट्रुथ के लिए, फॉर डिबेट। तो उन्होंने बोला कि फॉर फ्री डिबेट, जो लिबर्टी है वो क्यों ज़रूरी है, ताकि हम डिबेट कर सकें, सच निकाल सकें सामने, ठीक है ना। और इंडिविजुअलिटी ह्यूमन फ्लोरिशिंग, और इन्होंने बोला कि इंडिविजुअलिटी क्यों, क्योंकि ह्यूमन फ्लोरिशिंग और प्रोग्रेस,
प्रोग्रेस क्या, एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट वेज। तो इन्होंने बताया कि रीज़न दिया कि इंसान के लिए वाई लिबर्टी इज़ एसेंशियल, लिबर्टी इज़ एसेंशियल फॉर फ्री डिबेट। हम किसी से डिबेट करेंगे तो हम उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। अगर हम डायलेक्टिक्स बोलते हैं जिसको, रेक्टोरिक स्कीम है जिससे हम बात करते हैं और सच निकलवाते हैं सामने, इन्फ्लुएंस अदर कर सकते हैं, परसुएशन, ये अगर लिबर्टी नहीं होगी तो हम ये चीज़ें कैसे कर पाएंगे। इंडिविजुअलिटी, ह्यूमन फ्लोरिशिंग, ह्यूमन फ्लोरिशिंग क्या, हम अपना नेचर को निहार पाएंगे। तो प्रोग्रेस एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग, तो हम उसको एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे कि अच्छा ज़िंदगी आइडल स्टेट कैसी है। तो हमें आज़ादी है, हम अलग अलग खाना खाएंगे, अलग अलग कपड़े पहनेंगे, देखेंगे कि हम अपनी जो लाइफ है वो कितनी अच्छे से फ्लरिश कर सकती है। तो अगर लिबर्टी नहीं होगी तो हम ये कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर उन्होंने यही बोला कि ये जो ट्रैनी ऑफ मेजॉरिटी, ये बहुत एक खतरा है। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिल, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिल ये एक किताब है, मिल ने दी हुई है, और उन्होंने बोला कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें ये इनडायरेक्ट टाइप होती है कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनोगे और वो फिर आगे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे, फिर पर पीएम चुनेंगे, जैसे इंडिया में भी होता है। तो वही है, इन्होंने बताया कि रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इन्होंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें आप किसी को चूज़ करते हो, जैसे ये जनता है, जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे और ये पूरा रूल करेंगे और टैक्स क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये पूरा एक प्रोसेस होगा। इसको बोलती है रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट। ये एक साइकिल बन गया, रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट बिकॉज इट्स कंबाइन गुड गवर्नेंस। इसमें ये गुड गवर्नेंस है ना, और इसमें क्या है, इसमें 3-4 चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी गवर्नमेंट की, और हर एक चीज़ चेक्स एंड बैलेंस रहेगा पूरा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। इसमें बोला है लिमिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया था रिप्रेजेंटेशन में कि लिमिट ऑफ डेमोक्रेसी, मास डेमोक्रेसी रिस्क। फिर उन्होंने बताया कि जो मास डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, ये बढ़ावा देती है मेडियोक्रिटी। ये क्या है मेडियोक्रिटी? मेडियोक्रिटी है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एवरेज और ऑर्डिनरी। तो ये आ जाता है कि एवरेज बंदा है जो एवरेज, ठीक है, एंड टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। और ये बन जाती है मास डेमोक्रेसी रिस्क। ये इसको क्या बोलते हैं, ये एवरेज, मेडियोक्रिटी एंड टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो ये टायरनी हो जाते हैं। मिल एम्फसाइज द नीड फॉर चेक्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो लिमिट लगानी ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, क्या मतलब ये है कि लिमिटेड गवर्नमेंट, जैसे हमारे इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, ये क्या करती है, लिमिट लगा देती है गवर्नमेंट को, ताकि वो आर्बिट्ररी नहीं हो जाए, ताकि वो ट्रेनी नहीं हो जाए, ताकि वो डिक्टेटरशिप वाला काम परफॉर्म नहीं करे, और हम अपने जितने भी जो है लाइफ फंडामेंटल राइट्स इंजॉय कर पाएँ, लाइफ अपनी डिग्निटी के साथ जी पाएँ। तो ये वही उन्होंने बताया कि प्लूरल वोटिंग, ठीक है, उन्होंने बताया वोटिंग क्यों ज़रूरी है, और इन्होंने वुमेन को भी कंसिडर किया हुआ है। सिटीजन्स मोर वोट्स फेयरिंग डोमिनेंस बाय यूनिफॉर्म्ड मास, दो एलिटिस्ट आ जाती है, जो एलिट वर्ग हो जाता है सोसाइटी में, हायर क्लास बोलते हैं। बैलेंसिंग क्वालिटी एंड इक्वालिटी, क्वालिटी विद इक्वालिटी। फिर डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो जाता है कि जैसे हमारे यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है ना, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ एन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व लोकल ऑफिशियल्स और अथॉरिटी रैदर देन वन सिंगल वन। ठीक है, जैसे यहाँ हमारे आ जाता है पंचायती राज आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया कि ग्राउंड रूट लेवल पे भी हमने ग्रास रूट, ठीक है, लेवल पे हमने क्या कर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ वाइटल फॉर द पॉलिटिकल एजुकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन। तो लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, ये आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, पावर जो है डिवाइड हो जानी चाहिए। राइट्स एंड जस्टिस, तो राइट्स एंड जस्टिस के बारे में क्या बोला है मिलने बोला कि राइट्स क्यों ज़रूरी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जस्टिस। तो ये राइट्स क्यों है ज़रूरी, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा तभी हम अपनी लाइफ को फ्लरिश कर सकेंगे, एनरिच कर सकेंगे, ठीक है ना, अपनी बात रख पाएंगे। फॉल्स ओपिनियन, अगर कोई हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो हम उसको झूठा साबित कर सकेंगे, हम सच रख सकेंगे। रूटिलिटी यूटिलिटी बट रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो वही अब जैसे
थ्योरीज दैट एम्फसाइज राइट्स एंड टर्म्स अगेंस्ट यूटिलिटेरियन। तो इन्होंने बताया यूटिलिटेरियन कैलकुलस है, ये मेथड है ना कि हम कितनी अमाउंट में यूटिलिटेरियन अप्लाइड कर रहे हैं नापने का। मिल ऑन वुमेन एमेंसिपेशन, तो एमेंसिपेशन आ जाता है कि किसी चीज़ पे थोपना, तो वुमेन को क्या उन्होंने एमेंसिपेट किया था, विल ऑन वुमेन एमेंसिपेशन। तो वो अभी हम ये पढ़ेंगे कि वुमेन थे जो मिल ने इनको भी किया था, अपनी एक बुक दी थी उन्होंने, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। ये सब्जेक्शन ऑफ वुमेन उन्होंने दी थी 1869 में। और ये टर्म्स है और ये बुक के नाम याद करते हैं, नेट GRF के लिए काम आती है। आर्ग्यूड फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन सफराज, और जेंडर इक्वालिटी और वुमेन सफराज, जेंडर इक्वालिटी और वुमेन सफराज, राइट टू वोट फॉर वुमेन्स और जेंडर इक्वालिटी, जेंडर न्यूट्रलाइजेशन का काम किया था मिल ने। उन्होंने क्या बोला था कि सॉ सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन एज वन ऑफ द चीफ हिंड्रेंस ऑफ टू ह्यूमन इम्प्रूवमेंट। और उन्होंने बोला था कि जो महिलाएं हैं वही एक ह्यूमन की जो ग्रोथ है उसका काम करती है। तो और वही एक एज उन्होंने हिंड्रेंस का मतलब आता है अ पर्सन और अ थिंग दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू समथिंग, ठीक है ना। तो मतलब ये तरह का एक ऑब्स्टेकल आ जाता है। तो उन्होंने बोला कि जो भी वन ऑफ द चीफ मतलब ऑब्स्टेकल्स टू ह्यूमन इम्प्रूवमेंट, जो इंसान की हमें ह्यूमंस को इन्होंने मैन कंसिडर किया कि जो इंसान, जो मनुष्य मेल पर्सनैलिटी है, उसकी जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सोल्यूशन वुमेन ही निकालती है, ऐसा इनका मानना। उन्होंने एडवोकेटेड एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड फुल सिटीजनशिप फॉर वुमेन। तो उनको सारा अधिकार, तो क्योंकि जो मेल है, उन्होंने बोला मेल की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका जो सोल्यूशन है वो वुमेन ही लेके आती है, तो वुमेन को सारे राइट्स वगैरह दो। तो जितने भी हमने पहले पढ़े तो फेमिनिस्ट ने उनको क्रिटिसाइज़ भी किया, बट ये इनका वुमेन के खिलाफ पॉजिटिव अप्रोच रही, तो इनको क्रिटिसाइज़ वगैरह फेमिनिस्ट ने नहीं किया। मिल ऑन इकोनॉमी एंड सोशलिज्म, तो इकोनॉमी में क्या है और सोशलिज्म, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी और सोशलिज्म। पहले सोशलिज्म में समझा देता हूँ। सोशलिज्म डिफाइंड एज अ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, इन विच द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये प्लान इकोनॉमी हो जाएगी जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सोशलिज्म, इकोनॉमी क्या आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है कि जैसे इकोनॉमी डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट व्यूज़ था इकोनॉमी को लेके। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स थे, जैसे कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमी के बारे में बोला हुआ है कि कार्ल मार्क्स को अगला हमारा टॉपिक भी है, हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको पूरी इकोनॉमी की बता दूंगा। कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म पे क्या बोला है, कम्युनिज्म में क्या बोला है, और पूरा अच्छे से पढ़ा देंगे। और जो पहले जो स्कॉलर्स थे इकोनॉमी के वो थे वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने किताब दी थी। अभी स्कॉलर का मेरे को नाम स्ट्राइक नहीं हो रहा है, तो मैं आगे एक मिनट, जब मैं आगे डिस्कस करूँगा तो मैं बता दूँगा। तो हम आगे एक मिनट, हाँ, मिल ऑन इकोनॉमी एंड सोशलिज्म। सोशलिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो थोड़ा ग्लिच आ गया था, उस चक्कर में थोड़ा वो हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने बताया कि मिल ने सोशलिज्म पे क्या बोला हुआ है। तो सोशलिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और अभी हम इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो इकोनॉमी, जो मिल ने इकोनॉमी पे क्या बोला हुआ है, और इकोनॉमी क्या आ जाती है, इकोनॉमी जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, इकोनॉमी आ जाती है किसी से हमने लिया और दिया। तो पहले ये आ जाता था बार्टर सिस्टम में हम कंक्लूड करते थे, ठीक है। फिर आगे जितने स्कॉलर्स आए उन्होंने अलग डिफाइन की, कार्ल मार्क्स का अलग ओपिनियन था, और तो उन्होंने बताया था कि स्पोर्ट फ्री मार्केट होनी चाहिए। फ्री मार्केट में बताते हैं लेजिस फेयर स्टेट की, मतलब कि किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विद रेगुलेशन नेसेसरी रिकॉग्निशन, डेंजर इन इक्वालिटी, फेवर्ड cooperative enterprises and work associations, advocate redistribution through inheritance tax, ठीक है। saw socialism as promising but worried about its effect and individuality and इन्होंने बोला कि जो ठीक है, saw socialism in promising but worried about its effect and individuality and dynamism। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, सोशलिज्म ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, बट इसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे उसको भी आप इंडिविजुअलिटी पे के ज़्यादा पे असर नहीं पड़ना चाहिए एक इंडिविजुअल पे, ठीक है।
और फिर उसके बाद उन्होंने बताया क्रिटिसिज्म क्या किया हुआ है मिल का, तो हम आगे पढ़ेंगे। यूटिलिटेरियन कॉन्ट्राडिक्शन, क्रिटिक्स आर्ग्यूड मिल कुड नॉट ओनली रिकॉग्नाइज यूटिलिटी बट आल्सो लिबर्टी एंड राइट्स। ठीक है, और उन्होंने बताया कि ये इनका क्या था, इलिटिज़म इन डेमोक्रेसी। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म, और फिर उन्होंने बताया ओवर एस्टिमेशन ऑफ रैशनैलिटी लिमिटेड ऑन सोशल जस्टिस। तो ये इनके पॉइंट्स थे। क्रिटिसिज्म किया था कि ये थे क्या थे, इन्होंने डेमोक्रेसी के इलिटिस्ट फॉर्म को वो कर दिया था, ड्राइव कर दिया था। एलिटिस्ट मतलब सम पर्सन शुड हैव ट्रीटेड इन अ स्पेशल वे, एलिट को होता है जिनको मतलब स्पेशल वे में ट्रीट करती है। और एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसरिगार्ड द रोल ऑफ सोशल रिलेशनशिप, और उसको हटा दिया था। कॉम्युनिटेरियन क्रिटिक्स आर्ग्यू मिल ओवर एम्फसाइज ऑन एटोमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म, तो ये ज़्यादा एक इंडिविजुअल पे ज़्यादा ओवर एम्फसाइज कर गया था, ज़्यादा निर्भर हो गया था। नेगलेक्टिंग, और उन्होंने कम्युनिटी और ट्रेडिशन को नेगलेक्ट कर दिया था। तो इन्होंने बताया कि कम्युनिटी और ट्रेडिशन है इस पे ज़्यादा होके इन्होंने क्या कर दिया, एक इंडिविजुअल को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। ये इनके क्रिटिक थे। फिर अभी मैं थोड़ा इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। तो इनका यूपीएससी में पीएसआईआर की जो मैंने टॉपिक है, इनको आप लिबर्टी, रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म और एथिक्स में काफ़ी यूज़ कर सकते हो। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट, रेलेवेंस और फ्री स्पीच, ऐसे में यूज़ कर सकते हो। डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म, गवर्नमेंट एंड एथिक्स। और ये मैंने बताया कि आप इनको ऐसे में कैसे यूज़ कर सकते हो, इनको यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में कहाँ यूज़ कर सकते हो, और पेपर 1 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यूज़ होंगे, जीएस के पेपर 2 में कैसे इनको यूज़ करोगे, ये मैंने सारे टॉपिक हाईलाइट कर दी है। ठीक है, और हम इनका कंक्लूज़न ये है कि जो थे ये 19th सेंचुरी के लिबरल बोलते हैं इनको, लिबरलिज्म की इन्होंने आइडियोलॉजी दी थी। तो इनका किसी मानना है कि इफ़ एनीवन इज़ लिबरल इट्स मिल, तो वही है। और इनका एक कोट था, और जो बोलते हैं कि फॉरमोस्ट इट इज़ बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाई देन अ पिग सेटिस्फाई, बेटर टू बी अ सॉक्रेट डिससेटिस्फाई देन अ सेटिस्फाई फूल सेटिस्फाई। तो वही है। अब इन्होंने डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और सिविल लिबर्टीज़ पे वो ऑलरेडी सारा डिस्कस है। कंक्लूड कर देना कि इनकी राइटिंग्स डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाइल नॉट without contradiction, especially between utilitarian and liberty. Mill emphasized on individuality, free debates and respective government. और वही है कि जो इनके मेन क्रॉपिक्स थे, क्रक्स थे, वो मैंने सारे कवर कर लिए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और मेरी वीडियो को जितना भी हो सकता है उतना शेयर कर दो। और पॉलिटिकल साइंस, एसए और इनको कैसे कैसे काम करना है, यूपीएससी का भी मैंने बता दिया, स्टेट सर्विसेज का भी बता दिया, और इग्नो जो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है सब में रेलेवेंस है। और ये पूरा 100% ऑथोरिटेटेड ये जो मैंने आपको टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया। तो इसीलिए इसके लिए अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो धन्यवाद और जय हिंद।